मेरे देवर के पैदा होते ही मेरी सास फौत हो गई थी, इसलिए मैं देवर से मोहब्बत से पेश आती थी और उसे गले से लगा लेती। एक रात घर में कोई नहीं था और मैंने अपने देवर को अपने पास सुला लिया, लेकिन आधी रात को जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि खून से मैं शादी करके इस घर में नई नई आई थी। जिस दिन मेरे शौहर नौमान ने मुझे अपनी एक जिम्मेदारी दी थी, जो मेरे शौहर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, और वो था रेहान। मैं शादी की रात अपने कमरे में बैठी नोमान का इंतजार कर रही थी। अचानक से दरवाजे पर दस्त हुई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर लड़की की तरह मैं भी दुल्हन बनी बहुत ही घबराई हुई थी। मेरे दिल में नोमान और अपने ससुराल को लेकर ना जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। यहां सब कैसा होगा, कौन कौन होगा, क्या आदत अखलाक होंगे सबके। इतना सोच ही रही थी कि दुल्हन दुल्हन प्यारी दुल्हन के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे। जूं ही घूंघट उठाया कि ये आवाज तो नोमान की नहीं। मैं दंग रह गई जब किसी ने मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। सामने तो एक हट्टा कट्टा 14-15 साला नौजवान बैठा था। मैं चौंक कर हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई। कौन हो तुम? इतनी देर में नोमान अंदर आए और हंस पड़े थे। नोमान, ये कौन है? मैंने सवालिया नजरों से नोमान को हंसते हुए देखा तो हैरत जदा होकर पूछा। वो कहने लगा, घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये मेरा छोटा भाई रेहान है, और अब से ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में ही तुम्हें अपने इस देवर का बहुत ख्याल रखना होगा। ये मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। इतना कहते ही नोमान आगे बढ़े और उस लड़के को प्यार से समझाने लगे। रेहान, ये तुम्हारी भाभी है जिसे तुम दुल्हन कह रहे हो, और आज से ये तुम्हारी पक्की वाली दोस्त है। ठीक है, कल से तुम इनके साथ खेलना और इनका हर हुक्म मानना, ठीक है? अब रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ और दुल्हन को भी आराम करने दो। अच्छा भैया, ठीक है। वो इतना कहकर हाँ में हाँ सर हिलाकर हमारे कमरे से चला गया था, और नोमान ने मुझे इस बात से आगाह कर दिया था कि मेरा भाई देखने में जवान है, मगर दिमागी तवाजुन से ये अब तक 4 से 5 साल बच्चों जैसा है। ये सुनते ही मुझे बहुत अफसोस हुआ। नोमान ने मजीद बताया कि रेहान के पैदा होते ही इनकी मां फौत हो गई थी, और जब से मैं ही इसकी देखभाल करता आया हूं। अम्मी के मरने के बाद अब्बा ने हम दोनों की देखभाल के लिए एक आया रख ली थी, लेकिन कुछ अरसे बाद अब्बा की भी फौत हो गई थी। जब मैंने होश संभाला तो बहुत ही देर हो गई थी। जब से लेकर आज तक मैं अपने इस भाई के दिमागी तवासन को इस तरह बच्चों की तरह पेश आता देखता आया हूं। मैंने कई बड़े बड़े अस्पतालों में इसका इलाज भी करवाया, पर कोई फर्क ना हुआ। इसकी तबीयत में कोई धद्दो बदल नहीं आया। बस शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मेरा भाई इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी गुजर बसर करे। नोमान को अफसुर्दा देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने प्यार से हाथ पकड़कर नोमान को तसल्ली देते हुए कहा कि नोमान, आप बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं अच्छे से जानती हूं माँ बाप के बिछड़ने का दुख क्या होता है, और फिर ऊपर से आपके भाई की ये नाजुक हालत। आप फिक्र ना करें, जो जिम्मेदारी आपने मुझे आज दी है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसे अच्छे से निभा सकूं और आपको कभी नाराज ना करूं। कल से मैं अपने देवर रेहान की पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बस अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि आप ही है जो अब मेरे और रेहान के लिए जीने का सहारा है। हम दोनों की जिंदगी अब आपसे ही जुड़ी है, और बस अब से अपने घर-बार और रेहान की फिक्र बिल्कुल छोड़कर बस काम पर तवज्जो दें। हम दोनों बातें करते करते सो गए थे। अगले रोज से मेरी और नोमान की शादीशुदा जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी थी, और सब कुछ बिल्कुल अच्छा गुजरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं रेहान से दोस्ती करने लगी। उसे बिल्कुल बच्चों जैसा समझाती, उसके साथ खेलती, वक्त गुजारती, हर अच्छे बुरे में फर्क बताती, सब कुछ उसे इसी तरह से ट्रेन करती। अब तो रेहान की सूरत में मुझे भी एक दोस्त, एक साथी मिल गया था। मैं उसे अपनी औलाद जैसा समझने लगी थी। इस तरह मेरा भी अकेलापन दूर हो जाता था, क्योंकि नोमान तो शादी के 1 महीने बाद ही काम के सिलसिले में शहर से बाहर चले गए थे और 1 साल बाद वापस आने वाले थे। मैं अक्सर नोमान से फोन पर राब्ते में रहा करती थी और उनका हौसला बढ़ाती थी। जहां मैं एक तरफ अच्छी भाभी और अच्छी बीवी बनकर अपना हर फर्ज पूरा कर रही थी, मुझे क्या खबर थी मेरी किस्मत मेरे साथ कैसा खौफनाक खेल खेलेगी।
वहीं दूसरी तरह मुझे रेहान के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी थी। वो बार बार मुझे कुछ ऐसा महसूस करवाता था जिससे मेरा दिल कांप जाता था। एक पल के लिए मुझे एहसास होता कि शायद वो पागल नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक है, मगर अपना वहम समझकर हमेशा ही इस बात को मैं नजरअंदाज कर दिया करती थी। अक्सर वो रोता हुआ मेरे पास आता और अम्मी अम्मी कहता अपनी माँ को याद करता था। मैं भी अफसुर्दा और दुखी होकर उसे गले लगा लिया करती थी। मुझे क्या खबर थी कि क्या होने जा रहा है। वो तो जब होश उड़े, एक रात रेहान डरते सहमते बुरी तरह रोते हुए मेरे पास आया। भाभी भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही। जब आंखें बंद कर रहा हूं, मुझे जिन भूत दिखाई दे रहे हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं। रेहान बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जरूर आपने कोई डरावनी फिल्म या ड्रामा देखा होगा। ये जिन भूत ऐसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा चलो, तुम्हें मैं यही अपने पास सुला लेती हूं। रेहान मेरे पास सो गया था। आधी रात मुझे कुछ अजीब सी घुटन और बेचैनी सी हुई। मेरी सांस उलझने लगी। जब आंख खुली तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि रेहान तो सामने बैठा। मैं अपने वालिदैन के साथ शहर के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। मुझसे बड़े 2 भाई और थे। मेरी उम्र 3 साल थी जब अम्मी और अब्बू एक हादसे में वफात पा गए थे। बचपन में ही हम तीनों बहन भाइयों के सर से माँ बाप का साया उठ गया था। मेरे दोनों भाइयों ने ही मुझे बहुत छोटी सी उम्र से ही पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारी दूर की एक खाला जान थी जिन्होंने हम बहन भाइयों का हर दुख सुख में बहुत साथ दिया। वो हमारे घर आती जाती थी, हमें कभी खाना बनाकर देती तो कभी कपड़े बना दिया करती, कभी कोई जरूरत की चीजें हम बहन भाइयों के लिए ले आती तो कभी कुछ। इस तरह बचपन के दिन तो जैसे तैसे गुजर ही गए थे। अब जब वक्त जवानी का आया तो मेरे दोनों भाइयों ने कुछ होश संभाला और जैसे तैसे उन्हीं खाला की मदद के सहारे उनके पहचान वालों के साथ नौकरी की तलाश में गए थे और फिर उनकी कोशिश रंग ले आई। अल्लाह के फजलो करम से उनको अच्छी नौकरियां भी मिल गई थीं। तालीम तो उनकी इतनी आला नहीं थी, इसीलिए जो भी नौकरी मिली उसी में हम बहन भाइयों ने सब्र शुक्र करके गुजारा करना सीख लिया था। उधर मुझे बड़ा होता हुआ देखकर मेरे दोनों भाइयों को अब मेरी शादी की फिक्र होने लगी थी। वो अपने इस फर्ज को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे, इसलिए खाला से उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घर के रिश्ते के लिए दरखास्त की। उस दिन से खाला जान ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। अल्लाह के फजलो करम से मेरा एक अच्छे से घर बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़का इकलौता वाहिद था, अच्छा खासा बड़े कारोबार का खुद अकेला मालिक, जिसके ना आगे कोई तो ना कोई पीछे। जब खाला जान ने घर में दोनों भाइयों को उस रिश्ते के मुताबिक बातचीत को बहुत सोचने समझने के बाद, मेरे दोनों भाइयों ने पूरी छानबीन करने के बाद मेरे लिए नोमान के रिश्ते को खुशी खुशी पसंद कर लिया था और मुझे भी अपने दोनों भाइयों के इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं था। वो दोनों अपनी शादियों से पहले ही खूब धूमधाम से मेरी शादी करके इस फर्ज को अच्छे से निभाना चाहते थे और इसी तरह मेरी बातचीत नोमान से शुरू हो गई थी। वो एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का था, अखलाक में भी खूब आला मियार का मालिक था। घर में धूमधाम शुरू हो गई थी। मेरी शादी की तैयारियों की पूरी जिम्मेदारी मेरे दोनों भाइयों ने खालाजान के हाथ में ही दे दी थी। खालाजान ने अच्छे तौर तरीकों से मेरा पूरा जहेज तैयार किया और शादी के दिन अब करीब आने लगे थे। हर लड़की की तरह मेरी आंखों ने भी नए नए हसीन ख्वाब अपनी शादी को लेकर सजाना शुरू कर दिए थे। उधर नोमान से मेरी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होने लगी थी। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रही थी, मेरे दिल में अपने होने वाले शौहर और ससुराल को लेकर न जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगे थे। बहरहाल खूब जोरों शोर के साथ शादी की तकरीबात भी शुरू हो गई थी। लड़के के आगे पीछे भी कोई नहीं था। नोमान की शादी भी उसके खानदान के कुछ बड़ों और रिश्तेदारों ने ही करवाई थी। शादी का दिन भी आ गया था और मैं अपने दोनों भाइयों और खाला जान से रुखसती लेकर विदा होकर दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली आई थी। जिस रात मुझे समझो मुंह दिखाई के साथ साथ अपने देवर की जिम्मेदारी भी मिली थी। शादी की रात में अपने कमरे में सजी धजी नोमान के इंतजार में बैठी थी। जब मेरी मुलाकात पहली बार रेहान से हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे नोमान ने सब कुछ अच्छे से समझा दिया था और मेरी और रेहान की दोस्ती भी हो गई थी। शादी के लिए नए दिनों में तो मुझे रेहान की मौजूदगी से कोई नाराजगी ना थी।
वो मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह लगता था, बल्कि उसमें ये बचपना देखकर कभी कभी मैं उसकी सूरत में अपनी औलाद का होना भी महसूस कर जाती थी। पर मुझे क्या खबर थी, मैं जाने अनजाने में किस मुसीबत को गले लगा बैठी हूं और किस आग में खुद को झोंक रही हूं। रेहान का रवैया आहिस्ता आहिस्ता अब बदलने लगा था, तो वो बच्चों की तरह हर बात को लेकर जिद करता था और रो धोकर अपनी हर बात मनवा ही लेता था। लेकिन कभी कभी वो समझाने पर सुन भी लिया करता था, मगर उसकी और मेरे दरमियां एक फासला था। आखिर भाभी और देवर का रिश्ता जो ठहरा था, मगर फिर जूही काम के सिलसिले में नोमान शहर से बाहर गए और घर में रेहान और मेरे सिवा कोई न रहा। रेहान की अजीबोगरीब बातें मुझे बेचैन करने लगी थीं। अब मुझे उसकी मौजूदगी से एक डर लगा रहता था। फिर भी बार बार अपने अंदर आने वाले ये बुरे ख्यालात को भटक कर खुद को तसल्ली दिया करती थी कि शायद ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। मैं जैसा सोच रही हूं जरूरी नहीं वैसा ही मुमकिन हो। मगर फिर अचानक से रेहान की मौजूदगी मुझे अपने आसपास कुछ खिलने लगी थी। वह जरा सी देर में कुछ ऐसा रवैया अख्तियार कर लेता था। भाभी भाभी, मैं हूं ना, आप मुझे प्यार करे, वो अचानक से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा। मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी। मैंने झटके से उसका हाथ छुड़ाकर उसे गुस्से से घूरा तो वो जोर से हंट से पड़ा और बोला, भाभी, मैं तो बस ये कह रहा था कि नुमान भाई नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, उनकी जगह आपके साथ। मैंने एक बार फिर से उसे चौंक कर देखा था। वो फिर से हंस पड़ा। मैं भी हंस पड़ी थी जब वो मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए लेके गया था। इसी तरह एक रोज मैं सवेरे अपने बिस्तर में सोई थी। मुझे कोई खबर नहीं थी। अचानक से मुझे अपने चेहरे पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। मैंने नींद से बेदार होकर उसे हटाने के लिए जो ही चेहरे पर हाथ रखा, मेरे हाथों में किसी दूसरे हाथ की उंगलियां महसूस हुई। मैं फौरन ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। देखा तो सामने रेहान बैठा मुझे ही घूर रहा था। भाभी, वो आप सोई हुई थी, मैं आपको उठाने आया था। देखा, आपके चेहरे पर एक मच्छर बैठा है, इसलिए बस उसे ही आपके चेहरे से हटा रहा था। आप मेरी प्यारी भाभी है ना? जिस तरह भाई के ना होने पर आप मेरा ख्याल रख रही है, इसी तरह मुझे भी तो भाई की जगह आपका ख्याल रखना चाहिए। मैं अजीब सी मुस्कुराहट से हंस तो पड़ी थी, मगर अंदर ही अंदर मुझे कुछ बहुत अजीब सा लगने लगा था। न जाने ये सब मेरा वहम था या फिर कुछ और। हर वक्त मैं इसी सोच में गुम रहने लगी थी, क्या करूं? मुझे इस बारे में नोमान से बात करनी चाहिए या नहीं? हर वक्त यही सोचा करती थी, मगर फिर डर जाती थी कि कहीं ये सब मेरा वहम हुआ तो नोमान मुझसे नाराज हो जाएंगे और वो जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे कि मैं खामखा ही उनके मासूम भाई पर झूठा इल्जाम धर रही हूं। फिलहाल मैंने खामोशी अख्तियार की और चुपचाप रहकर दिन गुजारे कि जब नोमान आएंगे तो मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। मगर मुझे क्या खबर थी कि आने वाले किस खतरनाक मुसीबत को गले से लगा रही थी। मैं जिस वक्त अपने कमरे में अकेले हुआ करती थी, उस वक्त मुझे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, जैसे कोई मुझे छुप कर देख रहा हो। कभी कभी तो मुझे अपनी हर हरकत पर ऐसा महसूस होता था जैसे मुझ पर किसी की बहुत गहरी नजर हो। इसी तरह एक रोज मैं रेहान के कमरे की सफाई सुथराई कर रही थी और रेहान उस वक्त बाहर लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था। अचानक से मेरे हाथ रेहान की अलमारी से एक लिफाफा हाथ लगा। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। जब उसे खोला तो मेरी जान ही निकल गई थी। उसमें तो मेरी ही बेशुमार तस्वीर थी, मगर बात अजीब ये थी, वो तस्वीर कोई आम नहीं थी, बल्कि कुछ अजीबो गरीब हालत में थी, जैसे मेरे सोते हुए की, जिस वक्त मैं बाल बना रही होती, या फिर मेरी अजीबो गरीब अकेलेपन की। मगर ये तस्वीर कौन ले सकता है और यहाँ रेहान की अलमारी में क्या कर रही है? कहीं इसके पीछे मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं? मैं अजीब कसमकश से गुजर रही थी। अचानक से खाना दो भूख लगी है कि आवाजों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था। रेहान मुझे खाना खाने के लिए बुला रहा था। मैंने वो तस्वीर जल्दी से ले जाकर अपने कमरे में छुपा कर रख दी थी और रेहान के लिए खाना लेकर उसके पास चली आई थी। रेहान बिल्कुल अनजान और वही बच्चों जैसा बर्ताव ही कर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगले रोज मैं अपने काम से फारिग होकर अपने कमरे में जा ही रही थी कि मुझे रेहान के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैंने झांक कर देखा तो वो अपनी पूरी अलमारी फैलाकर बैठा था और उस वक्त वो बहुत ही परेशानी के आलम में दिखाई दे रहा था।
उसके चेहरे के तास